अस्सलामुअलैकुम बच्चों। अब तक हमने जितनी भी मालूमात हासिल की है मज़मून उर्दू के मुतालिक, आज हम उसका मुख्तसरन इयादा करेंगे ताकि आपकी इम्तिहान की तैयारी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले हमने हुर्फ़ तहज्जी से अपना मुताला शुरू किया था, जिसमें हमने उर्दू के हुर्फ़ तहज्जी का मुताला किया। तो दोबारा इसको देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग रंग से हुर्फ़ तहज्जी के हुर्फ़ों को लिखा है। अलग रंग से लिखने का मकसद ये है कि आपको एक ही शक्ल वाले हर्फ बेहतर तरीके से समझ में आए। तो पहला हर्फ है अलीफ, बे, पे, ते, टे, से। ये तमाम को गुलाबी रंग से लिखा गया है क्योंकि बे, पे, ते, टे और से इनकी शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन नुक्तों का हेर फेर है। उर्दू ज़बान को तहरीर करते वक्त नुक्ते शोशे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। आप किसी भी हर्फ में ऊपर की नुक्ते को नीचे की जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं लगा सकते, ना ही नुक्तों की तादाद में कोई हेर फेर कर सकते हैं। अगर किसी हर्फ में एक नुक्ता है और नीचे की तरफ है, जैसे बे में है, तो आपको उसे वैसे ही लिखना है। अगर किसी हर्फ में 3 नुक्ते हैं और ऊपर की तरफ में है, जैसे से में है, तो आपको उसी तरह लिखना है। आगे के हर्फ जीम, चे, है, खे, ये चारों की शक्लें भी एक दूसरे से मिलती जुलती है। नुक्तों का फर्क है और हे में नुक्ते नहीं आते। दाल, डाल, जाल, ये तीनों की शक्ल भी एक दूसरे से मिलती जुलती है। दाल में कोई नुक्ता नहीं आता, जाल में एक नुक्ता आता है। रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद। सीन और शीन की शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती है। सीन में नुक्ते नहीं आते, लेकिन जो बड़ी शीन होती है उसमें 3 नुक्ते आते हैं। स्वाद और ज्वाद एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन स्वाद में कोई नुक्ता नहीं आता, द्वाद में एक नुक्ता होता है। तोए, जोए, यहां पर भी शक्लें एक जैसी है, नुक्ते का फर्क है। आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ। आप देख रहे हैं जो आखिर में काफ और गाफ लिखा है उसमें सिर्फ एक लकीर का फर्क है। तो इस तरह फर्क को ध्यान में रखते हुए हमको उर्दू तहरीर करना होता है। अगले हर्फ है लाम, मीम, नून, वाव, हे। 2 चश्मी है, हमजा, ये, बड़ी ये। यहां हर्फ जो है वो खत्म होते हैं। इसके बाद हिकारी हुर्फ हमने पढ़े थे, काले रंग से आपको नजर आ रहे होंगे ये हर्फ। भ, फ, थ, ठ, ये चारों एक जैसी शक्ल वाले हैं। उसके बाद झ, छ, ये दोनों की शक्लें भी एक दूसरे से मिलती जुलती है। झ में नीचे एक नुक्ता आता है, छ में 3 नुक्ते आते हैं। दाल है ध, डाल है ढ, ड़े है ढ़, ख, घ, न। तो ये हिकारी हुर्फ। इसके बाद हमने बच्चों आपने अभी तक नोट्स में से देखकर लिखे हैं, किताब में हमने पढ़े हैं, उसमें जेर, जबर, पेश, उल्टा पेश वाले अल्फाज आए हैं, जिसके बारे में आपको जो है पहले भी वजाहत कर चुकी हूं मैं। तो पहली अलामत जो है वो जबर वाली है, जो हर्फ के ऊपर लगता है। दूसरी जेर, जो हर्फ के नीचे लगता है।
फिर पेश, ये भी ऊपर की तरफ लगता है। उल्टा पेश ये सिर्फ वाव के लिए होता है। वाव की आवाज को ऊ की आवाज में पढ़ने के लिए उल्टा पेश वाव पर लगाया जाता है। सिर्फ वाव पर भी लगता है, ये लफ्जों के आखिर में भी लगता है, दरमियान में अगर वाव आता है वहां पर भी लगता है। इसके बाद हमने नून गुन्ना और उसकी अलामत के बारे में पढ़े, जहां पर नून की पूरी आवाज अदा नहीं होती, हल्की सी आवाज जो है वो न इस तरीके से हम अदा करते हैं, तो वो नून गुन्ना। तो ये तमाम अलामतों से रिलेटेड हम हर्फ भी पढ़ चुके हैं, तो दोबारा एक बार देखते हैं। देखिए ये पहली लाइन में फे लफ्ज लिखा है, फे जबर फा, फे जेर फी, फे पेश फू। उसी तरह काफ, काफ जबर का, काफ पेश की, काफ पेश कू। ते जबर ता, ते जेर ती, ते पेश तू। टे जबर टा, टे जेर टी, टे पेश टू। इसी तरीके से जबर में आ की आवाज निकलती है, जेर में ई की आवाज निकलती है, पेश में ऊ की आवाज निकलती है। तो जिस किसी हर्फ पर ये लगते हैं हमको वहां पर इस तरीके की आवाज निकालनी होती है, इस तरीके से उसको पढ़ना होता है। अब हमने जेर, जबर, पेश, उल्टा पेश, नून गुन्ना देखे। अब उससे रिलेटेड हम कुछ अल्फाज पढ़ेंगे ताकि आपका इआदा हो जाए। तो मैंने आपको पहले भी बताई कि जेर की अलामत हर्फ के नीचे लगती है। तो यहां पर लिखा है काफ जेर की, तो हम इस लफ्ज को पढ़ेंगे किताब। क्या पढ़ेंगे इसको हम? किताब। आपको सही तलफ्फुज आना चाहिए। अगर आपको कोई लफ्ज दे दिया गया बगैर जेर जबर और पेश के, और अगर आपको उसमें जेर जबर पेश लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस लफ्ज में कौन से हर्फ के नीचे जेर लगेगा, या कौन से हर्फ के ऊपर पेश लगेगा, या कौन से हर्फ के ऊपर जबर लगेगा। तो उसका सही तलफ्फुज आपको पता होना चाहिए। किताब जब हम कहते हैं सही, हम जब तक हम सही बोलेंगे नहीं, सही अलामतों के बारे में सीखेंगे नहीं, उसका पता हमको नहीं चलेगा। किताब हम कहते हैं तो की बोल रहे हैं, इसीलिए काफ के नीचे जेर लगा है। उसी तरह हिसाब, तो हे के नीचे जेर लगेगा तो वो लफ्ज बनेगा हिसाब। अगला लफ्ज है दिन। हम कहते हैं आज का दिन बहुत अच्छा था, हम ये नहीं कहते आज का दिन बहुत अच्छा था, नहीं, हम दिन ही कहते हैं। तो जब हम दी बोलते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि दाल जेर दी, यानी दाल के नीचे जेर लगना चाहिए। उसी तरह दिल और दिया, तो ये तमाम जेर वाले अल्फाज थे। अब जबर वाले अल्फाज हम देखेंगे। यहां पर आ की आवाज निकलती है, छ जबर छ और ते, छत। ठीक है, छत, दरख्त, सेब, खत और खत्म। तो ये तमाम जबर वाले अल्फाज थे। इसके बाद तो अगर स्वाद लिखा है उस पे पेश हमने लगा दिया तो हम सू पढ़ेंगे उसको, तो सुबह। ठीक है, पहला लफ्ज है सुबह। दूसरा यहां पर अलीफ पेश लगा है तो अलीफ पेश ऊ पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा उछाला। अगला रे पेश रू, रुकना। फिर अलीफ पेश ऊ, उधर। फिर अलीफ पेश ऊ, उस्ताद। ये पेश वाले अल्फाज थे। अब हम उल्टा पेश वाले अल्फाज देखेंगे। उल्टा पेश मैंने आपको बताई हूं कि वाव के ऊपर ही लगता है। वाव अगर किसी लफ्ज के आखिर में है तो वहां भी लग सकता है, वाव अगर किसी लफ्ज के बीच में है तो वहां भी लगेगा, लेकिन उसी वक्त लगेगा जब उसकी जरूरत है। जब हमको ऊ की आवाज में वाव को पढ़ना है, उसको प्रोनाउंस करना है, तब हम उल्टा पेश लगाते हैं। यहाँ पे हम फॉल नहीं पढ़ते हैं, जो फ्लावर होता है उसको हम उर्दू में कहते हैं फूल, तो वहां पे वाव की आवाज ऊ की तरह निकल रही है, फूल।
तो इसीलिए वहां वाव पर उल्टा पेश लगाया जाता है। पहला लफ्ज है फूल, अगला झूठ, फिर खूब, हम कहते हैं ना खूबसूरत या बहुत खूब तुमने कहा, तो खूब उसमें वाव पर उल्टा पेश लगता है। उसके बाद ऊंट, अभी देखिए तीनों लफ्ज जो ऊपर के हमने पढ़े फूल, झूठ और खूब, इसमें दरमियान में वाव आया है तीनों लफ्जों में, तो दरमियान में उल्टा पेश लगा है। अब यहाँ पर वो वाव किसी लफ्ज से जुड़ा हुआ था, किसी हर्फ से, यहाँ पे फ के साथ वाव जुड़ा हुआ है, यहाँ पे झ के साथ में जुड़ा है, यहाँ पे ख के साथ में जुड़ा है। लेकिन ऊंट यहाँ पर वाव अकेला लगा हुआ है और दरमियान में भी है, तो हमको उसको ओ नहीं पढ़ सकते, हम ओट नहीं कह सकते, हम क्या कहते हैं कैमल को ऊंट, तो इसीलिए वहां पे उल्टा पेश लगाना जरूरी है। फिर आखिर में तू, उर्दू में अलामतों की वजह से जो है वो बहुत मदद मिलती है पढ़ने में। अगर यहाँ आखिरी लफ्ज मैंने लिखा है तू, क्यों मैं इसको तू पढ़ रही हूँ, क्योंकि वाव पर उल्टा पेश लगा है। अगर वाव पर उल्टा पेश नहीं होता तो मैं इसको तो पढ़ती, हम कहते हैं ना तो क्या हुआ, तो इस तरह करना था, तो वो तो होता है, वहां पर उल्टा पेश नहीं लगेगा। तो ये तू लफ्ज है, इसीलिए वहां पे क्या लगा है उल्टा पेश। इसके बाद नून गुन्ने के बारे में हमने पढ़े कि नून गुन्ना जब होता है, जब लफ्जों के आखिर में लिखा जाता है तो उसको मुकम्मल लिखते हैं, लेकिन कभी कभी लफ्जों के बीच में भी नून आता है, लेकिन उसको हम पूरा उसको अदा नहीं करते, उसको जो है वो नून गुन्ने की तरह उसको पढ़ते हैं, तो वहां पर उस नून के ऊपर नून गुन्ने की अलामत लग जाती है, वी शक्ल की जो अलामत होती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पहला लफ्ज है कुआं। देखिए कुआं जो लिखा है उसमें काफ के बाद जो नून आया है उसको हम नून गुन्ने की तरह पढ़ रहे हैं, कनवा नहीं बोल रहे हैं, हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम कुनवा भी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कुआं, नून पूरा अदा नहीं करते, सिर्फ ऊ की आवाज निकलती है। तो ये इसमें दोनों तरीके से पहले लफ्ज में नून गुन्ना इस्तेमाल हुआ है, बीच में भी और आखिर में भी। कुआं, अगला लोगों, उसके बाद पहुंचना, यहाँ पर भी बीच में इस्तेमाल हुआ है। फिर तमाम अल्फाज जो है कौन से हैं, नून गुन्ने वाले अल्फाज हैं। तो ये तमाम हम जो है पढ़ चुके हैं सबक नंबर 1 से 10 के बीच में। कुछ जो है नज़में भी आई है, उसमें भी जो है वो जेर जबर पेश वाले अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जिसको वाज़े किया गया है। इसके बाद हमने सबक नंबर 11 पढ़े थे नानी का गांव, अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे।